नमस्कार, तेरी मेरी संगत में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं जो व्यक्ति जितना भीतर से प्रेम से भरा हुआ होता है उतना ही बाहर प्रेम लुटा पाता है, और प्रेम को तो ईश्वर का रूप कहा गया है। ऐसे ही प्रेम से भरे हुए एक शख्सियत से आज मैं आपसे रूबरू करवाना चाहूंगी, और उनकी जीवन का जो फंडा है वो कहते हैं कि चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये मेरे बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, ये मेरे बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। कवियों के कवि, पत्रकार, समाज सेवी, साहित्य साधना में रत रहने वाले आज ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू करवा रही हूं, और वो शख्सियत कोई और नहीं, सूरत शहर के जाने माने साहित्यकार, जाने माने पत्रकार और जाने माने कवि के रूप में वो विख्यात है। उनका नाम है आदरणीय गणपत जी भंसाली। नमस्कार सर। नमस्कार पूनम जी, नमस्कार सर। आपकी जर्नी की बात करूं उससे पहले मैं जानना चाहूंगी थोड़ा सा अतीत में, और जैसा कि मुझे पता है आप एक बिजनेसमैन रहे हैं, फिर आप पत्रकार की भूमिका में, और उसके बाद साहित्यकार और कवियों के कवि, कवियों को देश विदेश तक पहुंचाने वाला एक जरिया। तो ये अलग अलग भूमिकाएं और अलग अलग माध्यम, तो ये शुरुआत कब, कैसे और कहां से होती है? बिल्कुल पूनम जी, आपने सारी मिली जुली बातें बताई। बिल्कुल में दरअसल मैं 1900 ये समझ लो मैं अभी 75 साल का होने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं 70 साल की एज में मतलब आज से 70 साल पूर्व राजकीय विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ होगा जी। और 8वीं में फेल हो गया, और उसके बाद में क्या बात है। जी 8वीं में फेल हुआ, तो उसके बाद में समाज सेवा के प्रति मेरा थोड़ा गहरा आकर्षण था। क्योंकि उस जमाने में बिजनेस भी करना जरूरी था, तो मैंने रेडीमेड कपड़े की दुकान पे एक नौकरी की, और उसके बाद में खुद का एक अपना भी बिजनेस भी किया, जसराज गणपत लाल जैन के नाम से। तो वो शुरुआत के उस जमाने में समाज सेवा के प्रति थोड़ा सा मेरा आकर्षण बढ़ा। तो होता क्या था कि मेरे गांव जो जसोल है, जो बाड़मेर जिले में है, चूंकि पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है, अच्छा, तो मिलिट्री हमारे धोरीनाथ जी के मंदिर के पीछे लगती रहती थी। तो मिलिट्री के कैंप लगते रहते, तो मैं उस पहाड़ पे चढ़ के वहां मिलिट्री वालों के पास में चला जाता था और उनसे निवेदन करता था, मेरे घर पे पधारो, कुछ नाश्ता वास्ता करो, और मैं मिलिट्री वालों को लेके भी आ जाता। तो बस धीरे धीरे करके समाज सेवा के प्रति ऐसा आकर्षण बढ़ता गया मेरा। मतलब मन में आपके डर नहीं था, एक मिलिट्री को देखते हुए एक बच्चे को जैसा डर लगता है कई बार, जी। तो वो आपके मन में नहीं था, आप बिल्कुल बिंदास वाले जीवन में जी रहे थे। तो ये बताइए कि कवि सम्मेलनों की जो शुरुआत आपने, क्योंकि हुल्लड़ मुरादाबादी या उस जमाने के जितने लोग थे उन लोगों को देखा परखा, उनके साथ आपने कुछ क्षण बिताए, तो हम वहां तक जाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। पूनम जी, अजीब संयोग है, मेरा कवि सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं 8वीं में फेल, कपड़े का कारोबार और फिर कवि सम्मेलन के प्रति रुचि जागृत हुआ। ये में भी एक निमित्त बना कोई मामला। बालोतरा में कोई इनकम टैक्स अधिकारी मेहता जी थे, जिनको रसगुल्ला उपनाम से बुलाया जाता था, तो वो उनका एक कवि सम्मेलन मैंने सुना, तो मुझे थोड़ा आकर्षण जगा कवि सम्मेलन कर रहे। और 1980 के दौर में मैं मध्य प्रदेश, उन जमाने में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक ही हुआ करते थे। अच्छा। तो मैं रायपुर में टूर में जाता, तो नई दुनिया अखबार में मैंने एक ऐड पढ़ी कि आज दुर्ग मध्य प्रदेश में कवि सम्मेलन है, जिसमें सत्यनारायण सत्यन है, हुल्लड़ मुरादाबादी है, वगैरह सारे कवि आ रहे हैं। तो आकर्षण गहरा था। तो वहां पे जीप को टंग कर मैं वहां पे गया और कवि सम्मेलन मैंने सुना। और मध्यांतर जो इंटरवल होता है, तो उसमें मैं सत्यनारायण सत्यन जी से, हुल्लड़ मुरादाबादी से जो भी मिला, और उनसे पूछा कि आप अगर कवि सम्मेलन में आते हैं तो कितना पैसा लेते हैं। कि जब कभी उन्होंने यही कहा कि जब आप बुलाओगे तब हम पेमेंट बताएंगे। बस। अच्छा। वहां से एक आकर्षण जगह, और मेरे गांव में आया, भाई साहब को बताया कि इस तरह से। वहां से आपने जब वो कवि सम्मेलन को सुना तो आपको लगा कि ऐसा कवि सम्मेलन हम भी कहीं ना कहीं करवा सकते हैं, और वो एक जर्नी की शुरुआत होती है वहां से। और आपने समय समय पर अलग अलग लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग मंचों पर बुलाया। उसमें उस समय के कवि तो हैं ही, लेकिन आज के जितने कवि हैं, चाहे वो डॉक्टर कुमार विश्वास हो, चाहे शैलेश रोड़ा हो, अनामिका अंबर हो, सुमन दुबे हो, मतलब किसी एक का नाम लूं तो शायद यहाँ पे गलत हो जाएगा, सीता सागर हो, मतलब हर एक आपने 3 पीढ़ियां
मेरे ख्याल से आपके सामने ये तीसरी पीढ़ी कवि सम्मेलन वाली चल रही होगी, बिल्कुल। जिनको आप बुलाते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें क्या ऐसा खास तब था जो आपको लगता था कि कवि सम्मेलन होने चाहिए, और क्या खास आज है जो आपको लगता है कि आज भी कवि सम्मेलन होने चाहिए, जबकि डिजिटल दुनिया ने इतना विकास कर लिया है, हर चीज हमारे साथ मोबाइल में मौजूद है, हर एक की बाइट हमारे पास मौजूद है, उसके बाद भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि कवि सम्मेलन आज भी मंचों से सीधे होने चाहिए? दरअसल में मैं आपको बताऊं कि वो दौर था 1980 के करीबन। आप ये समझ लो सोशल मीडिया तो इतना था नहीं, सोशल मीडिया इतना क्या था भी नहीं, था ही नहीं। और टीडीके की कैसेटें आती थी और हुल्लड़ मुरादाबादी की कैसेटें बाजार में बिकती थी जी। कभी कभी सुरेंद्र शर्मा की भी कैसेटें बिकती थी, तो वो सुनते रहते थे। और हमारे राजस्थान के एक कवि है कानदान कल्पित, तो उनकी भी कविताएं मैं सुनता रहता, तो मेरे मन में आकर्षण जगह। मैंने कहा ये सुन के क्या करेंगे, कोई आयोजन करवाएं। तो मेरे बड़े भाई साहब लायंस क्लब के प्रेसिडेंट थे, तो मैंने निवेदन किया भाई साहब को कि एक कवि सम्मेलन अपन कराएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1982 के आसपास मैंने एक कवि सम्मेलन करवाया होगा मेरे गांव जसोल में। उस कवि सम्मेलन में सुबह मुर्गा बांग दे तब जो कवि सम्मेलन समाप्त होता था जी। उस समय की ये उस समय की बात है जी। रात को 8-9 बजे कवि सम्मेलन शुरू होता है और मुर्गा बांग दे तब कवि सम्मेलन संपन्न होता था। 2 दौर 3 दौर भी चलते थे। और उस जमाने में सत्यनारायण सत्तन, वेंकट बिहारी पागल, हुल्लड़ मुरादाबादी वगैरह। और पूनम जी, जब आपने सवाल कर ही दिया तो मैं जवाब उसमें ही शामिल कर लेता हूं कि मैंने काका आतरसी को बुलाया नहीं मगर सुना जरूर, और उनसे पत्र व्यवहार मेरा हुआ है जी। और उस दौर में शरद जोशी से रूबरू मिला। उनका एक कॉलम आता था प्रतिदिन नवभारत टाइम्स में, तो उनका कॉलम पढ़ता रहता, केपी सक्सेना के व्यंग पढ़ते रहते थे, तो आकर्षण जगता गया बस। मतलब मैं क्या समझू कि एक 8वीं फेल बच्चा और इधर साहित्य के प्रति गहरी रुचि, मतलब ये कॉम्बिनेशन कुछ अलग नहीं था, कुछ अजीब नहीं था। तब आप नॉवेल्स भी पढ़ा करते थे, इधर आप व्यंग्य पढ़ा करते, मतलब स्कूली पढ़ाई में शायद आपकी रुचि नहीं रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी चीजों में, बाकी जो साहित्यिक गतिविधियां होती है, जो चीजें पढ़ी जानी चाहिए, उनमें आपकी रुचि बहुत गहरी थी, तब भी और आज भी। जी पूनम जी, मैं आपको बताऊं कि कैसे आकर्षण जगह। मेरी जसराज गणपतलाल जैन कपड़े की दुकान थी, और उस कपड़े की दुकान पे हमारे जसोल के कुछ ठिकानों के अखबार आते थे। अच्छा। तो नवभारत टाइम्स भी आते थे, पंजाब केसरी भी आता था, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति वगैरह सब अखबार। तो मैं अखबार पढ़ना शुरू किया मैंने, तो पढ़ते पढ़ते एक हॉबी हो गई, अखबार पढ़े बिना रहा नहीं जाता बस। फिर पढ़ना शुरू किया तो थोड़ा लिखना शुरू किया। अच्छा। हाँ, फिर मैं 1975 में राजस्थान पत्रिका का जसोल का संवाददाता भी बन गया। अच्छा। और कपूर सिंह जी कुलिस के जमाने में, अभी गुलाब सिंह जी कोठारी है, उनके पिताजी के जमाने में मैं संवाददाता बना। तो फिर आकर्षण जगता गया। और मेरी सबसे बड़ी बात है कि मैंने ऐसी कोई मैगजीन हिंदी की मैंने नहीं छोड़ी कि जो मैगजीन हिंदी में आती है, भले वो महिलाओं की जो मैगजीन है, वनिता हो या वामा हो या मेरी सहेली हो, गृह शोभा हो या कोई भी हो, सरिता हो, मुक्ता हो, फिर मधु मुस्कान हो या दीवाना तेज हो, या मतलब यानी जितनी भी मैगजीन है, सारिका तक भी जितनी मैगजीन है महिलाओं की हो, या तमाम जो बाजार की जो नंदन है, नंदन वगैरह जो कादम्बिनी आती थी, तो तमाम पुस्तकें मैंने पढ़ने शुरू की। और मैंने शुरू की तो मेरे बच्चे जब बड़े होने लगे तो उनको भी मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो बस उसके प्रति आकर्षण ऐसे जगह। मतलब पढ़ने के प्रति आपका आकर्षण ऐसा था कि दिन हो रहा, तो मुझे लगता है आपके तो 24 घंटा भी कम पढ़ते होंगे तब पढ़ने के लिए, क्योंकि जब इतनी मैगजीनें हम पढ़ते हैं, इतना लाइब्रेरी में आना जाना होता है और इतनी किताबों के प्रति हमारा आकर्षण होता है, तो जब तक नींद नहीं आती तब तक फिर पढ़ा जाता है, और जब उठते हैं तब से शुरू हो जाते हैं। ये तो रही आपकी पत्रकारिता और वहां की जर्नी। पत्रकारिता का वो समय कैसा था? आपको पुलिस जी के समय काम करने का मौका मिला, उसके बाद आपने गुलाब चंद जी के साथ भी काम किया, तो तब में और आज में क्या फर्क, बेसिक फर्क क्या आया है और अच्छाई क्या आई है, क्या खास बात आई है? देखिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है पत्रकारिता में। उसमें आकर्षण अखबारों के प्रति ऐसा था कि मुझे याद है कि जब अखबार लेके जो ट्रेन आती थी बालोतरा 1:30 बजे दोपहर को या रात को भी जो भी आती है, तो ट्रेन पे जाके अखबार लेते थे और जाके पत्ते खोलते, उसके पन्ने खोलते थे, कहाँ मेरी खबर छपी कि नहीं छपी, और न भी छपी है तो कोई बात नहीं है, छपी रहती तो बस बात हो जाती थी। तो वो एक आकर्षण अलग था। अब तो क्या है कि हम ऑनलाइन आप अखबार पढ़ो, घर पे अखबार की रद्दी आती भी नहीं है। तो
उस जमाने में और आज के जमाने में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। मैंने तो 1977 में वो दौर भी देखा जब इमरजेंसी लगी थी। जी। तो मैंने कोई एक आर्टिकल है जो नसबंदी के मामले में, जबरन नसबंदी के मामले में छाप दिया था, राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उसको लेके मुझे भी वहां के एक पुलिस कांस्टेबल ने काफी धमकाया कि ये इस तरह का क्यों जो आप अखबार में छपवाते हो वगैरह। चलो ये एक दौर था, मगर अखबारों का जो आकर्षण था, आज क्या हुआ है कि आप 40 साल के नीचे की पीढ़ी यानी 30 साल के नीचे की पीढ़ी अखबार को हाथ नहीं लगाती, हाथ भी नहीं लगाते। आज सिर्फ अखबार आता है ये देखने के लिए कि उठाना कहाँ किसका हो रहा है, कहीं वो छूट नहीं जाए। वो बड़ी पीढ़ी के लोगों का है, वो बड़ी हाँ, वो बड़ी पीढ़ी के लोग मंगवाते हैं और छोटी पीढ़ी के लोग तो सिर्फ उठा के नीचे वहां उनको देने का काम करते हैं। उसके अलावा शायद मुश्किल से अखबार लोग पढ़ते हैं। कुछ लोग ज्योतिष दिन का हाल देखते हैं, सुडाकों के लिए मंगवा लेते हैं। तो वो एक अलग तरह का दौर हो गया। डिजिटल दौर और कवि सम्मेलन जी, इनको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ हास्य की बाहर चलती है, हास्य का मतलब पुट लिए हुए बहुत सारे जैसे कपिल शर्मा जैसे शो आ रहे हैं, डेफिनेटली उनका एक अलग बैकग्राउंड है, अलग दर्शक वर्ग है, वो हो रहे हैं। दूसरी ओर हास्य के कवि सम्मेलन में भी हास्य ही हास्य, मतलब कविता कम हो गई है, हास्य ज्यादा हो गया है। और तालियों का एक जो रहता है कि तालियां बजाओ, या मतलब इस टाइप के पुराने जो लोग थे, जिन्होंने आप लोगों ने जैसे पुराने लोगों को सुना है, तो रात रात भर कविता सुनने वाले श्रोता कहाँ गायब हो गए? पूनम जी, आपका सटीक प्रश्न है। मैं आपको बताऊं, कोरोना काल के बाद में 25 से 30% आयोजक इस दुनिया में नहीं रहे जो कवि सम्मेलन करवाते थे जी, और 15-20% जो श्रोता थे वो नहीं रहे, भले संचार में है या नहीं है, उनका आकर्षण नहीं रहा है जी। और आज ये पोजीशन हो गई है, मैं आपको बताता हूँ, 1200 की कैपेसिटी वाला यहाँ का एक हॉल, जिसके लिए हम 3 गुना पास, हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है कि भाई अगर आपके 1200 लोगों को बुलाना है तो 3605 4000 पास बांटिए। अच्छा, हाँ, 1/3 मतलब। इतने बांटने के बावजूद 1200 में से ऊपर वाली जो दीर्घा है वो खाली रहती है, नीचे 800 भरनी भी बड़ी मुश्किल हो गई है, जिसमें तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको एक बात और बता दूं कि 46-45 साल मुझे कवि सम्मेलन कराते हुए हो गया है, मेरा कोई कवि सम्मेलन पेड कवि सम्मेलन नहीं होता है जी, कि यानी पास बेचे गए जी, कभी भी नहीं हुए। तो जब हम निःशुल्क रूप से पास बांटते हैं, कुछ अपवाद है, डॉक्टर कुमार विश्वास है या शैलेश लोढ़ा है, जो जिनके नाम का आकर्षण है जी, वो एक कुछ अपवाद है। तो बाकी आज की टाइम में ऑडियंस ढूंढनी बहुत भारी हो गई और जो युवा पीढ़ी है, जो रील और रियल का जो फर्क है जी, वो रीलें देखती है, वो उसका कवि सम्मेलन का और अखबार के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। दोनों चीजें जो मेरे आकर्षण की नहीं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती गणपत जी सा, कि रील में अक्सर जब हम कवियों की रील देखते हैं जी, या कवियों के पॉडकास्ट देखते हैं, या कवियों की ऐसी कोई बाइट देखते हैं जिसके ऊपर हजारों लाखों में व्यूवर्स रहते हैं, व्यूज रहते हैं, उसके बावजूद भी रियल लाइफ में जब उनको बुलाया जाता है तो उनके व्यूवर्स, जो व्यूज हैं या जो आने वाले लोग हैं, वो नहीं हो पाते। इसका कारण क्या है? खास कारण क्या है इसका? पता नहीं, शुद्ध साहित्यिक कविताओं के प्रति ऑडियंस नहीं मिलती। उनकी जो शुद्ध साहित्यिक कविताएं जहां होती है, जो कवि सम्मेलन में ऑडियंस नहीं मिलती है, धोया भिगोया हो गया, मतलब यानी आप समझ लो कि जो चुटकुलेबाजी होती है वगैरह, उसमें तालियां को प्रतिशत खूब बड़े पैमाने पे मिलता है। तो मैं तो इसे विकृति कहूंगा, मगर उसमें दोषी हम सब है, क्योंकि उन कवियों को हम भी तो बुलाते हैं जिन पे तालियां बटोरी जाती है। और हम करें भी क्या है, जब हम कवि सम्मेलन की टीम बनाते हैं तो हमारे सामने आयोजक मंडली बैठी, कल रात की बात है, इसी जगह पे जहाँ पे आप अभी शूट कर रहे हैं जी, तो यहाँ पे आयोजक मंडली बैठी थी। तो उसमें से एक जो आयोजक थे, बोले गोपाल दास नीरज, मैंने कहा वो नहीं रहे, और राहत इंदौरी घोल, मैंने कहा आप जो नाम बता रहे हैं हमारी ऑडियंस तो कोई सुनेगी भी नहीं, सुनेगी नहीं, और गुजरे जमाने के लोग, और गुजरे जमाने के उनकी प्रति रुचि रखने वाले भी लोग वो अलग ही रहते हैं जी। तो अब जो चलते हैं वो कवि, जो उससे पहले वो लिस्ट तैयार रखते हैं आयोजक ही, हमें इनको बुलाना, हमें इनको बुलाना, हमें इनको बुलाना। एक जमाना था हम उनको बताते थे भाई ये, उससे पहले तो हमें वो टीम बता देते हैं। नहीं, वो टीम तो बताते हैं, लेकिन इसमें आपकी जो भूमिका है जी, आप जो एक भूमिका आयोजक
की तो नहीं कह सकती, लेकिन एक मीडिएटर की भूमिका। इधर आप कवियों को पहचानते हैं, उनके भी आपके पास फोन आते कि मुझे याद करना, ये वाली बात रहती है। उधर आयोजक कहते हैं कि इनको बुलाए, तो उनके बीच में जो एक बैलेंसिंग का काम है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे चेहरे जो शायद अननोन हो सकते हैं, लेकिन उनकी बात में बहुत दम हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को आप कभी चांस देते हैं, तब क्या प्रतिशत आपको मिलता है? मैं आपको बता दूं, मैं कटु सत्य है ये जी। बड़े से बड़ा नाम साहित्य की जो हस्ती कहलाती है, ऐसे कवियों को भी मैंने थोड़ा जोर देके आयोजक को कहा कि आप उनको बुला लीजिए। मगर बुलाने के बाद में कविता में दम बेशक बहुत जोरदार, मगर सवाल है ऐसे कदरदान भी तो होने चाहिए उनको सराहने वाले। जी। वो कदरदान नहीं है, और तालियों का प्रतिशत इतना सुनने जैसा रहा कि समझ लो कि 90% 95% श्रोता तो उस समय सोए मिले मिले। अच्छा। तो जो अच्छे कवि हैं, जो वाकई में शुद्ध कविता लिखते हैं, शुद्ध कविता, तो सुनने वाले श्रोताओं का मेरे शहर में तो मुझे अभाव सा नजर आया। अलबत्ता अभाव सभी जगह है, श्रोताओं का अभाव है, साहित्यिक रुचि का अभाव। धीरे धीरे हम शायद संवेदनाहीन जो स्थितियां हैं वहां तक पहुंचने की स्थितियों में हम लोग पहुंच रहे हैं। और इसमें हम संवेदना की जब बात करते हैं, जब भावुकता की बात करते हैं, जब समाज के किसी ऐसे वर्ग की बात करते हैं जो पीड़ित है, शोषित है, तो शायद लोगों को लगता है कि उबाऊ लगता है। ऐसा कुछ संभव है, ऐसा होता है। चलिए, ये हुई कवि सम्मेलन की बात। अब मैं आपको आगे लिए चलती हूँ। आप एक नहीं, लगभग दर्जन से भी ज्यादा संस्थाओं के किसी न किसी पद पे रहे हैं, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो, किसी और पद पे हो, डायरेक्टर हो। तो इतनी सारी संस्थाओं में जब आप काम करते हैं तो आपको अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग अनुभव मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा आनंद कौन सी भूमिका में आपको आया? देखिए, समाज सेवा को खालिश रूप से समाज सेवा माना जाए जी, और निस्वार्थ भाव से किया जाए, समाज सेवा की जाए, जहाँ देना ही देना, लेना कुछ भी नहीं, लेना कुछ नहीं है, तो वो है समाज सेवा। बाकी आप ये समझे कि मैं उस पद पे जाऊं, मेरा नाम हो, मुझे नाम के साथ में बुलाए, मुझे मोमेंटो मिले, मेरा नाम पुकारे। जब आप खालिश रूप से काम करोगे तो बाजार में कदर होगी जी। और मैं आपको बता दूं कि सामाजिक संस्थाओं से जुड़ाव मेरा बहुत पुराना है। मतलब 13 साल की उम्र में मैं मालविक तरुण मंडल से जुड़ गया था। उसके बाद में 1980 में मैं जैसीज का मेंबर रहा हूं, और 1985 में मैं लायंस क्लब ऑफ मालेगांव का मेंबर रहा हूं, और 1995 में लायंस क्लब का प्रेसिडेंट भी बना, और फिर आगे जाके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी बना जी। फिर मैं भारतीय जैन संगठन से जुड़ा हूँ, भारत जैन महामंडल से जुड़ा हूँ, वैसी फेडरेशन से जुड़ा हूँ, मतलब यानी ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन से जुड़ा हूँ, और महावीर इंटरनेशनल से जुड़ाव को मेरे को 24-25 साल होते हो गया है, जो सबको प्यार, सबकी सेवा, जियो और जीने दो के साथ में 50 साल पहले स्थापित हुई थी। और भारत भर में करीबन 1200-1300 जो मतलब यानी मेंबर्स है, 12-13 हजार मेंबर है, और 300 और कुछ शाखाएं हैं जी। तो ये खालिश रूप से काम करती है। और इत्तेफाक से मैं सदस्य सन 2002 में बना, और 2015 में आते गुजरात का जोन चेयरमैन बन गया। फिर मैं रीजन सेक्रेटरी बना, फिर मैं 2 बार डायरेक्टर बना इंटरनेशनल, फिर मैं रीजन का वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर मैं रीजन का वाइस प्रेसिडेंट बना, और फिर अभी ट्रस्टी और एडवाइजर की भूमिका में हूँ। मैं कह रहा हूँ बहुत आनंद की अनुभूति होती है, नए लोगों से मिलना होता है। बस एक ही बात है, चाहत लेने की नहीं होनी चाहिए, देने की होनी चाहिए। जहाँ पद, पैसा और मोमेंटो लेने की चाहत हो जाती है, वहां शायद समाज सेवा नहीं हो सकती। और आपने अपने आप को हमेशा से इन चीजों से दूर रखा, चाहे वो कवि सम्मेलन की भूमिका हो, चाहे समाज सेवा की भूमिका हो, और चाहे समाज में किसी और भूमिका में आपको काम करना पड़े, आपने हमेशा अपने मन से काम किया, मन से जुड़ करके काम किया। तो जब मन से हम जुड़ते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, एक पूरा का पूरा कारवां आपके साथ चल रहा होता है। बिल्कुल। तो उस कारवां में आप देखिए कि आपकी उम्र के लोग तो डेफिनेटली होंगे ही, आपसे फिर सेकंड पीढ़ी, फिर थर्ड पीढ़ी, और फिर मुझे लगता है कि अब फोर्थ पीढ़ी, क्योंकि आप 75 के आसपास के हैं, तो फोर्थ पीढ़ी भी आपके साथ जुड़ती है। तो ये जो चारों पीढ़ियां जब आपके साथ चलती है, और चारों भूमिकाएं जब आपको अलग अलग निभानी पड़ती है, आपको उनके साथ कुछ और बात करनी है और आपकी फोर्थ पीढ़ी के साथ कुछ और बात करनी है, तो वो बैलेंसिंग कैसे लाते हैं आप? अपने माइंड को कैसे सेट रखते हैं?
देखिए, बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो सकता है। हम उम्र से भले ही 75 साल के वृद्ध कहलाते हैं, प्रौढ़ कहलाते हैं, वयोवृद्ध कहलाते हैं, जी मगर हमारी सोच जो है वो नई होनी चाहिए, जी नए जमाने के साथ में कदम ताल मिलाने वाली चाहिए। रीलें बताया जाता, मैंने भी अभी कहा है कि युवा रील देखे, मैं खुद देखता हूँ। जी तो रीलें कोई सारी विकृति भरी रीलें थोड़ी होती है, जी मोटिवेशनल रीलें भी होती है, आपको प्रेरणा देने वाली रीलें भी होती है। बिल्कुल तो जमाने की हर नब्ज को आप समझो। मतलब मेरा ये कहना है कि 8 से 60 यानी हर एक के साथ में आप मिलो जुलो। मेरे पोते पोती बैठते हैं तो उनके साथ में बैठता हूँ, और मेरी पोते पोती की उम्र के लड़के लड़कियां मिलती हैं तो उनसे बातें जी। करता हूँ। तो कभी कहीं भी ये बैलेंस बनाने में कहीं भी वो नहीं रहता है कि 75 साल वालों के साथ में और 8 साल वालों के साथ में कैसा सामंजस्य बिता है। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ मैंने 88 साल की उम्र के वयोवृद्ध व्यक्ति के साथ में मतलब कंपनी जुड़ाई है, और उनके फार्म हाउस में जाता रहा हूं। जब भी कहते हैं फार्म हाउस चलना है तो उनके साथ में चल रहा हूं। तो जहां पे हमें मित्रता निभानी है वहां उम्र आड़े नहीं है। मित्र कोई भी हो सकता है, छोटी उम्र उम्र आड़े का नहीं भी हो आती है। सकता है, बड़ी उम्र का भी विचारों हो की सकता है। सामंजस्यता बनी रहनी चाहिए बस। और आपने जैसा कि कहा कि मैं रील भी देखता हूँ, यूट्यूब भी देखता हूँ और जी। पूरी इन चीजों से जुड़ा रहता हूँ, इसीलिए शायद आप हर पीढ़ी के साथ अपने आप को कंफर्ट जोन महसूस करते हैं। जी आपने यहाँ पूरा इंडिया घूमे हैं आप, जी फिर दुबई घूमे हैं आप, जी तो दुबई में जो वातावरण देखा होगा या जी। और कहीं भी गए होंगे तो वहां का जो वातावरण देखा, और इंडिया में जब आप वापस आते हैं, लौट करके आते हैं, जी तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम चाहते हैं कि वहां से हम यहाँ लेकर के आए और यहाँ पे फैलाएं, लोगों को बताएं कि वहां इस तरह से काम हो रहा है, हम भी इस तरह से काम करें। तो कुछ शॉर्ट नोटिस आप देना चाहें तो। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि भय बिना प्रीत नहीं, एक कहावत है। जी मतलब जब कानून सख्त होता है तो पालना भी सख्त हो जाती है। मतलब जी वहाँ ट्रैफिक का मामला हो या पान, अब हम इंडिया में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में जहां भी कहीं भी है, पान की पीक सरेआम थूक देते हैं लोग। जी वहां के कहीं भी मुंह भी लाल नहीं दिखता, न सड़कें लाल दिखती है, जी क्योंकि जो कानून का डंडा है उसका डर हर एक को लगता है कि 10-12 हजार रुपए की पेनल्टी हमको भरनी पड़ेगी। ट्रैफिक के नियमों का मामला हो या कोई भी मामला हो, भोजन में शुद्धता का, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट 500 से ज्यादा होंगे, 1000 के करीब होंगे। जी जो शुद्धता मैंने देखी है, विशुद्धता देखी है, वो भय के कारण से। भय के क्योंकि कारण हाँ बिल्कुल, तो फर्क है बेसिक। और देखिए, भारत में भी ऐसी कमी नहीं बदलाव है, की। बहुत बदलाव है। भारत में भी ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, लोग पालना करते भी हैं। अगर मान लो कानून की सख्ती नहीं भी है तो लोग पालना करते हैं। कचरा तक हम जेब में डालते हैं कि मैंने रोड पे नहीं ये डाला तभी है। हो पाया जब जी। थोड़ा सा भय मन में एक जी। अवेयरनेस आती है। स्वच्छता जैसा कि जो आपने अभियान चलाया, जी उसका बड़ा फर्क पड़ा। उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा। हम जी। भारत को विश्व गुरु के उस दौर में देखना चाहते हैं, जी जी आप भी और हम भी और सभी लोग। जी जी तो उस विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए जी। एक आम पब्लिक का, एक आम बच्चे का क्या रोल होना चाहिए, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विश्व गुरु भारत तभी बनेगा जब हम हमारे घर को साफ रख रहे हैं, तो सड़क को क्यों नहीं रख रहे हैं? जी जब हम भ्रष्टाचार सहन नहीं कर सकते हैं तो हम भ्रष्टाचार क्यों करें? जी तो जो बातें हमें बुरी लगती है, ये समझ के लोगोगे कि ये दूसरों को भी बुरी लगती है। मतलब कथनी और करनी में कथनी और करनी में बेसिकली समानता होनी जरूरी, चाहिए। बहुत जरूरी है। बिल्कुल, विश्व गुरु बनने के लिए भारत को जो एक बिल्कुल, बिल्कुल। सेंटेंस में आदरणीय सर ने बताया कि कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। जी टैक्स से हम सुधरते हैं, भय से हम सुधरते हैं, लेकिन अगर भय के बिना भी हमने वो प्रीत निभा ली अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, तो डेफिनेटली हमको विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पूनम जी, आपने इतनी बात कर दी, एक बात मेरी से छूट गई है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। जैसे कवि सम्मेलन के जो आयोजन होते हैं, तो मोस्टली आयोजक इसलिए बनता है कि चलो मेरा एक बिजनेस शुरू हो गया, हाँ तो मेरी ये जो आजीविका जो अर्जित हो जाएगी, इससे साल भर में जी। इतने कवि सम्मेलन कराऊंगा, इतने पैसे आ जाएंगे। पता नहीं मुझे 1980 में कहां से ये बल मिला, कहां से शक्ति मिली, कहां से प्रेरणा मिली कि कवि सम्मेलन करवाओ तो अगला आदमी गौ सेवा के लिए करा रहा है, मंदिर के लिए करा रहा है, और अगला आदमी धर्मशाला के लिए करवा रहा है, और आप उनसे कमीशन की अपेक्षा करते हैं। जी। तो मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं मेरी जिंदगी में एक पैसा कमीशन का न आयोजकों से लूंगा, न कवि से लूंगा,
और इवन एक छोटी सी बात बताऊं कि उस जमाने में लाइटिंग कॉल करने पड़ते थे, और लाइटिंग कॉल के उस समय 100-150 रुपए का बिल आता था, यानी 40 साल पहले। तो मैंने एक बार एक व्यक्ति से लाइटिंग कॉल का पैसा ले लिया, फिर मैं घर पे जाके चिंतन किया मैंने कि जब मैं सारा मतलब यानी निःशुल्क रूप से सेवा ले रहा हूँ, मुझे ये भी क्यों लेना चाहिए जी। तो मैंने उस दिन कसम खाई, मेरे यहाँ न तो कोई मैं किसी का प्राइज स्वीकारता हूँ, न किसी के इनाम स्वीकारता हूँ, चांदी के सोने के कोई किसी ने दे दिया तो मैं नहीं देता हूँ। हाँ, किसी कोई जो आगरा से आया और वो नमकीन लेके आ गया तो मैं उसको अस्वीकार नहीं करता हूँ। वो एक आपस का प्रेम हो गया, उसको हम प्रेम कहेंगे, उसको कोई तोहफा तो मैंने ये परंपरा मैंने जो बरकरार की 1980 से लगाकर अभी 2026 चल रहा है, 46 साल में भगवान की ये कृपा रही है, ये सद्बुद्धि दी उन्होंने कि एक पैसे को हाथ नहीं लगाया और अपेक्षा नहीं रखी। अगर इन 46 सालों में मैंने सैकड़ों कवि सम्मेलन कराया तो हो सकता है मैं करोड़ों रुपए कमा देता, क्योंकि एक कवि सम्मेलन सर ये कमाई जब हम छोड़ देते हैं ना तो बहुत कुछ पा लेते हैं, उससे ज्यादा हम पा लेते हैं। जो इज्जत शायद अगर आपने इसको बिजनेस बना लिया होता तो जो इज्जत पूरे दुनिया भर में आपको मिल रहा है वो शायद नहीं मिल पाता, क्योंकि वो एक आपका खालिस बिजनेस हो गया। और ये आपके मन की जो संतुष्टि है वो भी शायद इसमें भी कमी आ जाती। तो सबसे बड़ी चीज तो है हमारी संतुष्टि, हमारा जो प्रेम लोगों से हमें मिल रहा है वो सबसे बड़ा होता है। और वो आपने इतना कमाया है कि शायद आपके घर में उतनी जगह भी नहीं होगी उस प्रेम को रखने के लिए। ये मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। चलते चलते मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूंगी कि भविष्य में जब कभी आपको मौका मिले तो आप ऐसा क्या करना चाहेंगे? अगर आपको कोई पूछे कि एक काम ऐसा बताओ जो आप करना चाहते हैं हम करते हैं आपके लिए, तो वो कौन सा काम होगा? देखिए, मैं एक बात बताऊं, काम वो किया जाए है जिससे जनता लाभान्वित होती है जी, भले वो साहित्यिक है या मतलब अपने चिकित्सा की हो। हम जब महावीर इंटरनेशनल में काम करते हैं ना तो शिक्षा, चिकित्सा, वुमेन एम्पावरमेंट, पर्यावरण, ब्लड डोनेशन, वो सब में, हालांकि पूरा का पूरा बीड़ा मैं नहीं उठाता हूँ, मगर मैं कहीं भी कंधा भी देता हूँ उस काम में तो मुझे संतुष्टि होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि बस एक ही बात है, परोपकार में आपका जीवन व्यतीत हो। मतलब कोई भी काम कुछ भी हो सकता है, हाँ, परोपकार उसमें जरूर होना चाहिए, ये सबकी भावना है। और राजनीति पर भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, हालांकि आपने कभी चुनाव और उस तरीके से शायद सोचा नहीं, ऑफर जरूर आए होंगे, डेफिनेटली आपके पास आए होंगे, क्योंकि जिस तरह से आपका जीवन रहा है आपके पास ऑफर आए होंगे, पर आपने स्वीकार नहीं किए। तो राजनीति का जो परिदृश्य आज हम देख रहे हैं, चलते चलते एक सवाल जस्ट मन में आ गया, पूछ लेती हूँ कि राजनीति का जो परिदृश्य भारत में दिखाई दे रहा है, कभी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है और कभी ऐसा लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर है कि अगर विपक्ष इस तरह से कमजोर ही रहता रहा तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो शायद कहीं हावी ना हो जाए। तो हमें ये बैलेंसिंग चाहिए, हमें एक आम पब्लिक को बैलेंसिंग चाहिए होती है। तो क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या करे आज का युवा को लगता है कि हम क्या कर सकते हैं? तो युवा के लिए एक संदेश आपकी ओर से। देखिए, अभी नेपाल में परिवर्तन हुआ है और बहुत ही कम एज के पीएम बने हैं जी, और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कम एज के पीएम बनेंगे वही एकदम सक्सेस होंगे। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो 75 साल की एज में वो युवाओं को भी मार देते हैं जी। बहुत अच्छी ढंग से काम करते हैं। सवाल जज्बा होना चाहिए, देश के विकास की ये जो नीति है एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। और जहां तक आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है विपक्ष वाला, विपक्ष जब मजबूत नहीं होता ना तो लोकतंत्र आज की चिंता का विषय वही है कि विपक्ष इतना कमजोर है। और शिशोरेपन पे जो हम लोग कभी बयानबाजी करते हैं, रोड में हम देखते हैं, भले पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ विपक्षी बयान ऐसे दे रहे हैं, कोई भी बयान जी, सवाल है मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसमें परिपक्वता होनी चाहिए। एक जमाना था अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, जब वो विपक्ष की भूमिका निभाते थे तो उस समय कहा जाता था कि वाकई में ये विपक्ष सशक्त विपक्ष है जी। उन्होंने नीतियों की तारीफ भी की है, नेहरू जी की है, इंदिरा जी को तारीफ भी की है। आज जमाना थोड़ा उलट गया है, मतलब कोई अच्छे काम की तारीफ होती नहीं है, विपक्ष की तारीफ नहीं कर पाते हैं हम। हमारा जो मानसिक जो लेवल है वो उस तरह का हो गया कि हम सिर्फ अपने आसपास ही देख रहे हैं, अपने सराउंडिंग देख रहे हैं, मीन में निकालने के लिए तैयार रहते हैं। हम ताज्जुब तो ये हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय जगत में लड़ाई है
ईरान और इजराइल के बीच में, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में। जी। और कभी कभी हमें भारत के पीएम को उसमें घसीट देते हैं कि जो एलजीपी का उसका संकट, एलपीजी का संकट आ गया, केरोसिन का आ गया, पेट्रोल का आ गया, डीजल का आ गया। भाई अंतर्राष्ट्रीय मामला है, किस तरह से सप्लाई होती है, किस तरह, इस समय तो साथ देना चाहिए। जब भी अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं तो विपक्ष और पक्ष एक स्वर में होना चाहिए। बिल्कुल, जब भी देश पे संकट आता है तो निश्चित रूप से चाहे विपक्ष हो चाहे जनता हो, जनता में भी बहुत सारी ऊहा-पोहा, मैंने पिछले दिनों जो स्थितियां रही उसमें देखे कि जनता में भी बड़ा, जैसे ही शुरू नहीं होता कुछ उससे पहले एक ऊहा-पोहा का माहौल आ जाता है कि हम क्या करेंगे, पेट्रोल, अरे हम पेट्रोल को थोड़ी खुद की ओर से भी लगाम लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम राज्य को, देश को और अपनी सरकार को सहयोग कर सकते हैं, तो शायद हम इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। अभी ताजे वाकई में पेट्रोल पंपों पे जो लाइन लगी वो सिर्फ अफवाहों पे और गलत फहमियों और एलपीजी का भी वही हो रहा है। एलपीजी लोगों ने स्टॉक कर दिए और ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए। अब उसमें सरकार क्या करेगी? हमारी भूमिका सशक्त होनी चाहिए। हमारी जब जनता की भूमिका सशक्त होगी तो हमारा देश विकास करेगा, हमारा समाज विकास करेगा। जब भी स्थितियां विपरीत होती है, चाहे वो समाज की हो चाहे वो देश की हो, एक आम नागरिक का कर्तव्य यही बनता है कि वो समाज और देश का साथ निभाए, न कि अफवाहों पर ध्यान दे। क्योंकि अफवाहों पर अगर ध्यान देंगे तो हम वो करणीय कार्य कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे जो हमें करना चाहिए। तो आज जो हमारे मेहमान गणपत जी भंसाली थे, उनके साथ हमने एक सटीक बातचीत की और साहित्य, कवि, कविता, राजनीति, हर एक विषय को हमने छुआ और जाना कि किस तरह से हम अपनी भूमिका को उसमें निभा सकते हैं। बहुत आभार आपका। आभार आपका भी। बहुत धन्यवाद आपका। और चलते चलते आपके लिए सिर्फ इतनी सी दुआ करना चाहती हूँ कि सिलसिला कदमों का आपके यूं ही चलता रहे, सिलसिला आपके कदमों का यूं ही चलता रहे। आप चलते रहें आगे, निशान पीछे बनते रहें। आप चलते रहें आगे, निशान पीछे बनते रहें। आपके भविष्य के सभी सपने साकार हों, बहुत तरक्की करें और कवियों के लिए, देश के लिए कुछ ऐसा करके जाएं जो हमें ही नहीं, आपके परिवार को, आपके समाज को गौरवान्वित कर सके। इसी भाव के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।